नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके ही प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। पेपर एकदम सामने है, बढ़िया से रिवाइज करेंगे, सारा कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, पढ़ेंगे फोड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, पूरा एक ही शॉट में मारेंगे। तो पहले इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे दिल में एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यार, इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में यही नाम दिया हुआ है, ठीक है सर। 2023 में इसके 2 सवाल थे, है ना। 2023 में 2 सवाल थे, 22 में एक सवाल आया था, 21 में इससे एक सवाल आया था, 2020 में एक सवाल आया था, 2019 में आपके पास इससे 2 सवाल आए हुए थे। इसका अगर एवरेज देखा जाए तो ये 1.4 क्वेश्चन का एवरेज है। 1.4 क्वेश्चन मतलब हर पेपर में इससे एक से ज्यादा ही सवाल आ रहा है ना। एक सवाल तो आ ही रहा है, डेफिनेटली हर पेपर में आ रहा है। अब एवरेज तो आ गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है। दूसरी बात, फिजिकल केमिस्ट्री की जान है ये यार। अगर मोल नहीं आएगा ना तो आगे भी फंसोगे, है ना। इसलिए मोल को तो करना ही है, तो करते हैं। अच्छा, विल हैव टू डू, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इजी चैप्टर है, हाँ इजी तो है। अच्छा, इसमें प्री रिक्विजिट क्या क्या है? प्री रिक्विजिट यार देखो है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड आना है। तो वो तो आता है सर, वो तो ठीक है। तो चलो फोड़ते हैं। फोड़ा जाए, चलो तो फोड़ते हैं यार। स्टार्ट करते हैं टॉपिक ना। देखो नोट्स इसको बढ़िया से बना लेना, ऐसे ही आप भी बना लेना, या तो यही वाले नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बिल्कुल। तो देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, मोलर मास। अब ये क्या क्या चीज है? रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहा है, मतलब वो एटॉम मॉलिक्यूल की यूनिट गायब रहेगी वहां से। जैसे मैंने लिख दिया 12, तो इसका मतलब जैसे मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कार्बन का मास 12, यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट जैसे मैं नहीं लगाया, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि वो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये यू लिख दिया, देखो ये यू लिखा है ना। अगर ये यू लिख दिया मतलब वो सिंगल एटम के मास की बात कर रहा है। जैसे मैं लिखा कार्बन के लिए 12 यू, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कार्बन के एक एटम के मास की बात कर रहा हूँ, 12 यू, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ग्राम लिख दिया मतलब मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के 1 मोल के वेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख दिया इधर 14 ग्राम नाइट्रोजन, मतलब मैं नाइट्रोजन के 1 मोल एटम की बात कर रहा हूँ, अच्छा, यदि मैं लिखता हूं 16 ग्राम या तो 16 यू सल्फर, इसका मतलब यह है कि मैं सल्फर के 1 एटम की बात कर रहा हूं। अगर मैं 16 ग्राम सल्फर लिख दिया, अगर मैं 16 ग्राम सल्फर लिखा, इसका मतलब मैं सल्फर के 1 मोल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो चलो ये तो तुम लोग समझ गए। ये डब्बा भी बना हुआ है, देखो नॉलेज क्लाउड है, तो इसको क्लाउड बना दे, क्या बना देते हैं, लाल कलर से इसका क्लाउड बनाते हैं, ठीक है। ये नॉलेज क्लाउड है आपके लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो आगे चलो सर आगे चलते हैं। आपको याद होगा, धीरे से याद हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो एटम है हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, मास अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो इसका मास, एक एटम के मास क्या बोलोगे? 1 यू। अच्छा, मोलर मास क्या हो जाएगा? मतलब 1 ग्राम लगा दी तो मोलर मास हो गया, मास ऑफ 1 मोल ना, बस। हीलियम में 4 यू, मतलब एक एटम का जो मास है वो 4 यूनिट आ जाएगा, 4 यूनिफाइड, है ना। यू को यूनिफाइड बोलते हैं, या एएमयू से भी बता सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अगर मैं मोल की बात करूं तो, मोलर मास की बात करूं तो 4 ग्राम आ जाएगा। 16 है तो ये 16 यू आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर अगर ये 14 यू है, 14 यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 ग्राम। बहुत आसान है, मोलर मास बस ग्राम में लिखना है। ये 23 यू का मतलब एक एटम, सोडियम के 1 एटम का जो मास है वो 23 यू है। यू का मतलब क्या होता है? यूनिट नहीं बोलो, यूनिफाइड मास का है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये मास अगर मोल में लिखूं तो ये 23 ग्राम हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, तो डब्बा भर लेना। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है? देखो समझना कि बहुत सारी चीजें ना, जैसे प्रकृति है, प्रकृति जानते हो ना, नेचर में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो अलग अलग आइसोटॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। नेचर में आइसोटॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हम लोग उस एलिमेंट का जो वेट लिखते हैं ना, तो बेसिकली वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट नहीं होता, वो उसके जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं ना उनके वेट्स का एवरेज होता है। जितने भी उसके आइसोटॉप होते हैं ना उसके वेट का वो एवरेज होता है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज ऑफ आइसोटॉप्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मान हाइड्रोजन के तो आइसोटॉप जानते होगे ना, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ये सब जानते हो आप लोग। अच्छा, अब यहां से क्या है, जैसे मान लो एक एटम है, ठीक है, एक कोई एटम है ए, उसका एक आइसोटोप है A1,
दूसरा आइसोटोप है A2, तीसरा आइसोटोप है उसका A3। ठीक है, ये वाला जो है मान लो इसका जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है x1, इसका x2 आ रहा है, इसका x3 आ जा रहा है। अब यदि मेरे को इसका एटॉमिक मास लिखना है एवरेज, तो मैं क्या करूंगा, एक मैथ्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, बस डरना मत, नीट वाले फॉर्मूला से मत डरना, बहुत सिंपल है। बस देखो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा A1 x1 अपॉन समेशन ऑफ x1। इसका मतलब कुछ नहीं यार, देखो A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 जितना तक चले जाए, है ना, ये ऐसे, और नीचे क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये जितना आगे आ जाए, जितने उसके अलग अलग टाइप के वेट हों, मतलब अलग अलग आइसोटोप के अलग अलग वेट हों। बस अब ये एग्जांपल मैं तुमको इस सवाल के माध्यम से समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 गैस। ठीक है, तो CO2 का कितना मोल दिया है, CO2 का दिया है 1 मोल। ठीक, अच्छा 2 मोल्स ऑफ CO गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 मोल दिया है। ठीक है, 1 और 2 आ गया, तो x1 की वैल्यू देखो यहाँ से, x1 कितना है 1 मोल दिया है बोल रहा है। ठीक है, x2 कितना है 2 मोल दिया है। ठीक है, ये जो x1 x2 है ना, ये x1 x2 ये कुछ भी हो सकता है, ये मोल्स हो सकते हैं, ये हो सकता है उसका परसेंटेज दिया हो, तो जो भी दिया हो ना वो वैल्यू रखना और गुणा भाग करके आंसर निकाल देना, जैसे ये वाला सवाल करता हूं मैं। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालो, वेट निकालो, तो CO2 का जब आप वेट निकालोगे तो ये क्या आएगा, देखो ये आ रहा है आपके पास CO2 का, निकाल भाई, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32, 32 12 44 ग्राम के आसपास। और आप अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 28। तो A1 भी आपके पास, देखो A1 क्या है, A1 है आपके पास 40 का 4, और A2 क्या है आपके पास, A2 है आपके पास सर जी 20 का 8। बस फॉर्मूला लगाओ, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, ये देखो ये है फॉर्मूला, A1 x1 प्लस A2 x2। A1 क्या है, A1 है 44, A1 इंटू x1, x1 क्या है, x1 है सर 1, तो A1 इंटू 1, A1 इंटू 1 प्लस A2 क्या है सर 20 का 8। ठीक है, इंटू A2 इंटू x2 क्या है सर, x2 है सर 2, तो 28/2, और नीचे क्या आ जाएगा टोटल, तो 1 प्लस 2, x1 प्लस x2, तो 1 प्लस 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 44 प्लस 56, ये आया है ना, 28 इंटू 2 56, और ये आपके पास आ जाएगा 3, तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, तेरे पास आ जाएगा भाई क्या आ जाएगा 100/3। ठीक है, तो ये जो कंटेनर में एवरेज मॉलिक्यूलर वेट था ना वो आ गया कंटेनर का। ठीक है, तो ये बस इतना सिंपल होता है। ठीक है, चलो उसके बाद एक और सवाल है ना, तुम्हारे मुंह पे मारा हूं, पढ़ो। द फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज HaO2, द मास ऑफ 0.1 देखो, द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ एसिड इज 4.7 ग्राम, तो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ ए। तो एक काम करते हैं, इसको जादू दिखाते हैं। देखो क्या है कि 0.1 मोल का जो मास दिया है एसिड का, वो कितना दिया है 0.1 मोल का, सर 0.1 मोल का दिया है 4.7। अच्छा, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा सर 1 मोल का कुछ नहीं, दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.7 इंटू 10, तो ये आपके पास 47 ग्राम आ जाएगा सर। 4.7 ग्राम था, और 1 मोल का कितना हो जाएगा 4.7 ग्राम। अब ध्यान समझना, 1 मोल कंपाउंड के वेट को ही तो मोलर मास बोलते हैं, 1 मोल कंपाउंड का जो मास होगा वही मोलर मास है, तो मोलर मास दिया है 47 ग्राम। ठीक है, 47 ग्राम मोलर मास दिया, तो HaO2 का जो मोलर मास है वो है तुम्हारे पास 47 ग्राम। ठीक है, 47 ग्राम, तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है सम ऑफ मास ऑफ एटम्स, उसके अंदर जो एटम है ना, देखो सॉरी, मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, कोई कंपाउंड है उसका जो मोलर मास होगा ना, उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स के मास के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ए, ये तो पता नहीं है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 ऑक्सीजन है ना, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 47। तो यहां से देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का मास सर 1 ग्राम, ए का सर पता नहीं, ऑक्सीजन का सर 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुणा 2 सर 32 इज इक्वल टू 40 का 7। तो सर यहाँ से ए इक्वल टू सर मेरे पास आ रहा है 32 प्लस 1 33, सर 47 माइनस का 33 आ रहा है सर मेरे पास, सर मेरे पास 33 आ रहा है। तो यहाँ से सर ए की वैल्यू कितनी आ रही है 47 माइनस 33, सर ए की वैल्यू हो गई 14, ए की वैल्यू सर 14 हो गई, तो बस ए आ गया 14। कहाँ गया आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, कितना सिंपल था, है ना, इतना ही सिंपल सवाल आता है। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा वेपर डेंसिटी। अब ये वेपर डेंसिटी क्या बोला है, देखो
वेपर डेंसिटी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई, हाईलाइट करके पढ़े क्या? हाँ सर, हाईलाइट करके पढ़ेंगे सर। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस और अ वेपर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ अ गैस और वेपर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी गैस की डेंसिटी को ही वेपर डेंसिटी बोलते हैं। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी गैस की डेंसिटी को क्या बोलोगे? वेपर डेंसिटी। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी गैस की डेंसिटी को वेपर डेंसिटी बोलोगे। बस काम की बात इसमें यह है, काम की बात देखो, इसको नॉलेज क्लाउड बनाते हैं। काम की बात देखो क्या है इसमें, जो काम की बात है वो ये है, ये तुम्हारे मुंह पे मारते हैं अभी। काम की बात ये है, इसको याद रखना। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नथिंग बट 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा उसी का, उस कंपाउंड का। तो चलो ये सवाल को करते हैं, फोड़ते हैं इसको। क्या कह रहा है? 11.2 लीटर ऑफ अ गैस एट स्टेबल बेस इक्वल्स टू 16 ग्राम। अच्छा, एक चीज पता है तुम लोग को, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, पता होगा, आगे आएगा अभी, बस इसमें लेकिन जरूरत है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कुछ नहीं है, एक मोल गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। एक मोल गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो इसको याद रखो, ये तो फॉर्मूला खैर आ जाएगा, मैं लिख देता हूं। चलो, एक मोल गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये बात को ध्यान रखना। अब ये कितना बोल रहा है? 11.2 लीटर ऑफ अ गैस, मतलब 11.2 लीटर गैस का मास कितना बोल रहा है? 16 ग्राम। 11.2 लीटर का कितना है? 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम है, ठीक है, 16 ग्राम है। अच्छा, अगर ये 22.4 हो जाए, 22.4 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सर आपके पास, सर ये आपके पास हो जाएगा 32 ग्राम। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ना दोनों तरफ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान से देखना, 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है? एक मोल का मास कितना है? 32 ग्राम है ना। एक मोल का मास कितना दिया हुआ है? 32 ग्राम। बस काम खत्म। एक मोल का मास कितना दिया है? 32 ग्राम। तो ये क्या बन गया? एक मोल का बन गया कितना? 32 ग्राम्स। अब आपको फार्मूला अभी मैं पढ़ाया, क्या बताया कि मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब ये जो एक मोल का मास आया है, यही तो मोलर मास है, यही तो मॉलिक्यूलर मास है ना। एक मोल का जो मास, अरे यार यही तो मोलर मास होगा। एक मोल का मास 32 ग्राम है ना। तो 32 ही आपका क्या हो जाएगा? मोलर मास। तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला मैं यहां लगाता हूं। क्या फॉर्मूला जो है आपके पास वो हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब यहाँ ध्यान से देखो जादू, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना आया? 32 ग्राम। ये देखो 32 ग्राम आया ना, एक मोल का 32 आया, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो यहाँ से चमकते हुए वेपर डेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है? देखो 16। आंसर क्या हो जाएगा? 16। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, अगला देखो, अबे मोल आ गया रे, चलो मोल आ गया, फोड़ देंगे। तो मोल कुछ नहीं होता, एक जोड़ी में 2 लोग, एक जोड़ी में 2 लोग, एक दर्जन में 12 लोग, एक जोड़ी में 2 लोग, एक दर्जन में 12 लोग, एक मोल में इतने लोग, 6.022 इंटू 10⁻23 लोग। बस यही मोल है। डेफिनेशन में मत जाओ, कार्बन 12 आइसोटोप वो सब उतना नहीं यार, ठीक है, याद करके लिख दिया बोर्ड में ना, हाँ बढ़िया, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए एक जोड़ी में 2 लोग, एक दर्जन में 12 लोग, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। बात खत्म। जिसका मोल दिया उस नंबर ऑफ पार्टिकल भी उसी के आएंगे। जैसे मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात किया, 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात किया, तो मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? हो जाएंगे मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इतने होंगे। लेकिन यदि मैं 1 मोल ऑक्सीजन की बात किया, 1 मोल ऑक्सीजन है ना। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन एटम लिखा है, इसका मतलब तो साफ है कि एटम की बात कर रहे हैं। नहीं लिखा है, केवल ऑक्सीजन लिखा, 1 मोल ऑक्सीजन, मतलब आपको उसका नेचुरल फॉर्म कंसिडर करना है। अब ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है?
O2 के फॉर्म में तो आपको O2 कंसीडर करना है सीधे। जैसे क्लोरीन लिखा होता तो Cl2 कंसीडर किए रहते, हाइड्रोजन लिखा होता तो H2 कंसीडर किए रहते, जिस फॉर्म में भी वो एलिमेंट नेचर में पाया जाता है। ठीक, अच्छा, तो यहां से 1 मोल ऑक्सीजन हुआ। अब अगर ये 1 मोल ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। 1 मोल ऑक्सीजन में देखो, 1 ऑक्सीजन में 1 O2 में कितने हो हैं? 2 ऑक्सीजन एटम है। तो 1 O2 में अगर 2 ऑक्सीजन एटम है तो ध्यान से तू देख बबुआ, 1 O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है ना, 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक, अच्छा, अगर ये मान ले 1 मोल होता तो 1 मोल में कितने ऑक्सीजन के एटम हो जाते? इसमें 2 मोल ऑक्सीजन एटम होते, 2 मोल ऑक्सीजन एटम होते। 1 O2 में 2 एटम है, 1 ऑक्सीजन में, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है ना, डायटोमिक है, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो बस अगर इसको नंबर में बदलना है तो इससे Na से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर भी आ जाएगा। जैसे 1 मोल को अगर आपको नंबर में बदलना है, ठीक है, नंबर में बदलना है, मोल से अगर नंबर जाना है, नंबर, तो आप क्या करो, Na से मल्टीप्लाई कर दो, Na से मल्टीप्लाई। जैसे 2 मोल से नंबर अगर बताना है तो क्या कर दो, 2 इंटू Na, 2 इंटू Na, 2 Na। अब ये Na क्या होता है? Na ही तो एवोगैड्रो नंबर है, इसी को तो एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये Na, ये जो Na होता है ना, यही एवोगैड्रो नंबर है। क्या है ये? एवोगैड्रोस नंबर, पता है ना ये। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, तो ये अपने को पता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट, ग्राम में लिखना ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, और होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। और ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। एक और फार्मूला तुम लोग पढ़ोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, याद है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब जब गैस ना दिया हो, नॉर्मल दिया हो, आइडियल कंडीशन ना दिया हो, तो क्या करोगे? यहाँ से आपके पास एन का फार्मूला क्या आ जाएगा? आ जाएगा पीवी बाई आर टी। देखो पीवी बाई आर टी आया, बस इसको चिपका दो, एन इक्वल टू पीवी बाई आर टी, पीवी अपॉन आर टी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है? आपका टेम्परेचर है। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक फॉर्मूला होता है गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3000 एटम है कार्बन के, कार्बन के एटम है। ठीक है, कार्बन एटम है 3000, कार्बन एटम है 3000, तो मेरे को बताना है कि कितने मोल है। तो मैं कुछ नहीं, 3000 को डिवाइड कर दूंगा Na से, बस इतने ही मोल होंगे। जो भी नंबर दिया होगा ना उसको Na से डिवाइड कर देना, मोल आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है भाई, बहुत सही सर, बहुत सही जा रहे हो सर, बहुत सही जा रहे हो सर। हाईलाइट करेंगे सर? बिल्कुल हाईलाइट करेंगे सर। फॉर्मूला बन गया सर। चलो अगला सवाल देखो, सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप्स इन 18 ग्राम C6H12O6। ग्लूकोज की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग मोल बना लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे क्या हरकत करना है। तो देखो, तो जो मोल का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ध्यान से देखना, गिवन वेट कितना है? गिवन वेट कितना है? 18 ग्राम है, 18 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट C6H12O6 का नहीं पता होगा तो ये 180 होता है, कर लेना। 12 छक्के 72, एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का 12 छक्के 72, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन का 12 ही होगा, तो 72 प्लस 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 6 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 96, जोड़ लेना, 180 आएगा। ठीक है, तो 18/180, ये कितना आ गया? ये आ गया सर 0.1। नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी आ गई? 0.1, तो 0.1 मोल। अब ध्यान से समझना, एक C6H12O6 मॉलिक्यूल में, एक A6, चल मॉलिक्यूल ही लिख ले भाई, फिर पता चल रहा है कुछ नहीं। मॉलिक्यूल में एक C6H12O6 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है। देख 6 कार्बन है तो 0.1 मोल C6
H12O6 में कितने हो जाएंगे 6 इंटू 0.1 मोल्स। समझ में आया कि कैसे लिखा। एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है तो 1 मोल होता तो 6 मोल हो जाते, लेकिन 0.1 मोल है ना तो 0.1 इंटू 6 तो ये आ गया 6 इंटू 0.1 ये 0.6 आ गया 0.6 मोल्स। तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0.6 मोल। अब 0.6 मोल है 0.6 मोल आ रहा है। अब मोल को नंबर में अगर बदलना है तो यार इसको 0.6 इंटू Na कर लेना। Na की वैल्यू पता ही है क्या 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अच्छा यहाँ आगे चलो, एक C6H12O6 मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है, देख 12 है ना C6H12O6 है। तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे 0.1 मोल में कुछ नहीं सर 12 इंटू 0.1 बात खत्म, मतलब 1.2 मोल 1.2 मोल। और बदलना है तो बदल लेंगे। और ऑक्सीजन का तुम लोग करके दिखाना क्या आता है कमेंट करना। ऑक्सीजन के मोल कमेंट करो, के मोल कमेंट करो, बताओ कमेंट करके बताना, ठीक है क्या आएगा। कर लिए, बहुत सिंपल है। अच्छा अब आगे चलते हैं। देखो अगला सवाल है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब तुमको ये पता होगा जो नंबर ऑफ एटम होता है ना, जो नंबर ऑफ एटम होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ना शुरू में। अरे यार अगर कोई चार्ज नहीं है उस पर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल अमोनिया तो न्यूट्रल है। तो ध्यान से देखना नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, नाइट्रोजन एन 7। हाइड्रोजन का क्या होता है 3, ठीक है। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 ना, प्लस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन 3 है ना, तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक अमोनिया में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक अमोनिया में 10 इलेक्ट्रॉन है। आगे देखो जादू, आगे क्या करते हैं देखना। 34 ग्राम अमोनिया, तो सबसे पहले तो मोल निकाल लो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट है इसका 34, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा अमोनिया का, नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक वेट जो निकालोगे वो होगा 14, तो 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 प्लस 3 17। तो मोल्स कितने आ गए 2 मोल आ गए। देखो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। अच्छा यहाँ लिखना एक साथ नहीं है भाई, वो एक NH3 मॉलिक्यूल में, एक NH3 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 मोल अमोनिया में कितना हो जाएगा, 1 मोल में कितना हो जाएगा 10 मोल हो जाएगा। अच्छा और ये है कितना मोल 2 मोल, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2 मोल में कुछ नहीं, 10 गुणा 2 मोल मतलब 20 मोल। तो 20 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 मोल, ठीक है 20 मोल। अब इसको अगर नंबर बनाना है किसी को तो नंबर बनाना कैसा लिखेगा 20 इंटू Na, और Na की वैल्यू पटक देना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, तो तुमको आता है। अब अगला सवाल फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.8 ग्राम ऑफ SO4 अब ये क्या है देखो समझना जादू। सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे कि एक SO4 में एक सल्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद हरकत कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मोल निकालो। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है 9.8 ग्राम, ठीक है 9.8 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट SO4 का आएगा 98, निकाल लेना, चेक कर लेना। सल्फर का होगा 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुणा 4 64, 32 प्लस 64 आए 32 प्लस 96 ना। अरे यार देख सल्फर का कितना हुआ 32, एक ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 इंटू कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 4, 16 चौक क्या आ गया 64 हुआ। अब ये तेरे पास कितना आ जाएगा 32 प्लस 64, ये तो 96 आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है देख लेंगे, ठीक है बोल लेंगे। देखो 9.8 ग्राम है तो गिवन वेट कितना हो गया 9.8। अब इसको निकालते हैं सल्फर का, चलो एक बार करके दिखाता हूँ। सल्फर हो गया तुम्हारा 32 हुआ, सल्फर 32 प्लस यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 96, ठीक है। 16 चौक 96, पागल हो गया,
16 चौक 64, ठीक है। अब SO4 जोड़ो, 4 ऑक्सीजन का ना, 4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा O4। अब ये हो जाएगा 96। अब ये 96 आया। अब अगर ये 96 आया है तो कुछ नहीं करना, गिवन वेट 9.8 था, मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा 90 का 6। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, सवाल को कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ 9.8 से ना 9.6 कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 9.6 हुआ तो ये आपके पास 9.6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9.6 हुआ तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इजी आती है, ज्यादा 3-5 वाला कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1, देखो 0.1 आया। अच्छा, अब ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.1। अब SO4 2- में इलेक्ट्रॉन कितने गिनते हैं, ठीक है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है 8, सल्फर है 16, ऑक्सीजन 8, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये 4 है ना, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जोड़ो 16 + 32 कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 40 का 8। मतलब SO4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 32 है। लेकिन ध्यान से देखो, ये SO4 2- है, SO4 क्या है 2-, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 32 + 2 कर ले तो तेरे पास कितना आ जाएगा SO4 का 32 + 16 48 आएगा रे नालायक, 48, ठीक है। तो इसमें 2- करेगा जब तू, तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ने पड़ेंगे, समझे मैं क्या बोला। देखो SO4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन 48 है, SO4 2- के पास कितना आ जाएगा, 2 और जोड़ ले, गेन किया है ना। तो 50 इलेक्ट्रॉन है SO4 2- में, कितने इलेक्ट्रॉन है 50। अब यहां से देख, तेरे पास एक SO4 2- में कितने इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चल SO4 2- एक मॉलिक्यूल, एक, तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में कितना हो जाएगा 50 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बस यूनिटरी मेथड है, 50 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, 0.1 मोल में कुछ नहीं, 50 × 0.1 इलेक्ट्रॉन, मोल्स है ना, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होंगे। तो यहाँ से आप इसको करोगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा 15 × 0.1, ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखो 5 मोल इलेक्ट्रॉन नंबर में बदलना है तो 5Na लिख लो, 5Na इलेक्ट्रॉन। चलो हो गया सॉल्व, बस इतना है, बहुत सिंपल है। अब अगला जो टॉपिक है वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल इससे बहुत प्यारे आते हैं, सिंपल सवाल भी आते हैं, है ना। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो देखो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। चल भाई, तो पहले लिख लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, फिर लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो एम्पेरिकल होता है ना, एम्पेरिकल ये होता है आपका सिंपल रेशियो, है ना। किसी कंपाउंड में उन एटम्स का जो रेशियो है उसको सिंपल ले लो, ठीक है। मिनिमम सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन गिवन कंपाउंड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझना, एक कंपाउंड है A2B4 टाइप का, है ना। A के कितने एटम है 2 एटम है, A के कितने एटम है 2 एटम, B के कितने एटम है 4 एटम। तो उनका रेशियो ले लो, तो 2:4। जब रेशियो लोगे तो ये क्या आएगा 1:2, बस 1:2 आया, 1:2 आया। अब ये जो 1:2 आया है ना, यही आप ऐसा बना के लिख लो AB2। देखो 1:2 का रेशियो आया, 1:2 का रेशियो आया ना, और 2 बाहर आ गया। 2 कैसे बाहर, अबे यार देख A2B4 था तो इसको ऐसा लिख AB2, कॉमन ले ले पूरा, क्या बाहर निकला 2 बाहर निकला ना। बस एक काम कर, तो ऐसा लिख A3B6, तो तू क्या करेगा, तू ऐसा लिखेगा AB2 और 3 को बाहर करेगा इस बार, ले एक तो करेगा ना, 3 और ये 6 हो जाएंगे, बस तो सीख गया है। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो क्या है, तो सिंपल रेशियो आएगा एकदम सिंपल, वो क्या है मेरा एम्पेरिकल फार्मूला। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, देख ले एक बार। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना, ये होता है एक्चुअल फार्मूला, एक्चुअल सिंपल रेशियो। जैसे एग्जांपल देखो, मैं एकदम सिंपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। आप यहाँ पर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ, जैसे ग्लूकोज का C6H12O6, कॉमन क्या निकल रहा है 6 कॉमन निकल रहा है, तो CH2O और 6 को तू क्या निकाल ले बाहर, ये हुआ। तो ये जो CH2O होता है ना, CH2O
ये एम्पेरिकल फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। एक काम कर, तू बेंजीन करी C6H6, देख कॉमन क्या दिख रहा है तेरे को, 6 कॉमन है, निकाल ले। तो CH 6 बाहर कर लिया, तो 6 जब बाहर आया ना, आ गया, तो ये जो CH हुआ ना, ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है। कुछ कुछ का नहीं हो सकता अलग, क्योंकि आप रेशियो आप कॉमन ही नहीं ले पाओगे ना, तो H2O जैसे, तो H2O का एम्पेरिकल फार्मूला भी H2O होगा, क्योंकि ये सिंपल रेशियो में है 2:1 में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, देखो जादू है। यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला टाइम्स n। देखो ये n 6 ऐसा आ रहा है ना, बस वही है। तो इस फार्मूला को ध्यान रखना, क्या पता जरूरत पड़ जाए, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला टाइम्स n, है ना, n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला। चलो अगला सवाल, एक इसी पे सवाल है, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो which of the following represent the formula of a substance which contains about 26% nitrogen and 74% oxygen by mass? Okay, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत है, डरते हैं क्या। देखो किसका किसका दिया है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, तो चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखते हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक। अच्छा, अब एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होता है, सिंपल रेशियो लेना है मोल का। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है भाई, गिवन वेट, गिवन वेट कितना है, ये बाई मास दिया, देखो बाई मास दिया ना, 74 ऑक्सीजन, 74% ऑक्सीजन है बाई मास, और 26% नाइट्रोजन है बाई मास, ठीक है। तो एक काम कर, इसका गिवन वेट हो गया 26, इसका कितना दे दिया 74। अच्छा, नाइट्रोजन का गिवन वेट 26 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर, नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है सर। ऑक्सीजन कितना होता है सर, सर ऑक्सीजन का होता है सर 74, ये सर होगा ऑक्सीजन का 16, ठीक है सर। अब क्या कर, इसको डिवाइड कर, तो जैसे ही तू डिवाइड करेगा तो देख तेरे पास ये आ जाएगा 1.85, ठीक है, ये 1.85 आया तेरे पास। अब तू अगर इसको डिवाइड करेगा तो तेरे पास आएगा लगभग 4.62, ठीक है, तू करके देख लेना, डिवाइड है ना, 4.62 आई। अब तू क्या कर, जो दोनों में छोटा है, दोनों में छोटा है उससे डिवाइड मार दोनों को। तो मेरे को दिख रहा है कि 1.85 छोटा है, 1.85 छोटा है, तो तू डिवाइड कर दे दोनों को। तो ये 1.85 डिवाइड किया, कर दिया, कर दिया। अब ये तो 1 बन गया और ये क्या बन गया 2.5 के आसपास। अब तू मन में सोच, तू मन में सोच कि ऐसा क्या नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं, सिंपलेस्ट नंबर ना, कि ये वाला जो है ये इंटीजर बन जाए। ये तो अब इंटीजर नहीं है ना, तो इसको इंटीजर बनाना है। तो सबसे छोटा नंबर सर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 2 बन गया, और ये क्या बन गया, ये सर 5 बन गया। तो रेशियो क्या आ गया 2:5, मतलब मेरा जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा N2O5। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 2:5, आंसर हो गया डी। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला सवाल देखना। अगला सवाल है, एक कंपाउंड कंटेन्स 38.7% कार्बन है, ठीक है, 51.6% सल्फर है, ठीक है, 9.7% हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डरते नहीं। अच्छा, अब यहां से देखना, बाई मास दिया और बाई मास, ठीक है, बाई मास दिया, ओके। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 186, मॉलिक्यूलर मास दे दिया कंपाउंड का 186, है ना, 186 मॉलिक्यूलर मास, 186 ग्राम दिया होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, हाँ 186, अगर एक मोल की बात कर रहा होगा तो, नहीं तो फिर देख लेंगे। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड शुड बी, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, डरते हैं क्या। तो ध्यान से देखो, ये कार्बन हो गया, व्हाइट कलर, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये सल्फर हो गया। कार्बन कितना परसेंट दिया, देख 38.7, तो कार्बन का गिवन वेट कितना 38.7, नीचे कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट, मास बनाना है ना, मोल बनाना है ना, सिंपलेस्ट रेशियो, तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है। हाइड्रोजन कितना परसेंट दिया सर, हाइड्रोजन 9.7%, तो 9.7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है ना, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन का हो गया। अब देखते हैं सल्फर का, सल्फर का कितना आ रहा है, सल्फर का सर आ रहा है 51 पॉइंट कितना दिया है 51.6 दिया है ना, तो 51.6, और नीचे क्या आ जाएगा सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट कितना होता है सल्फर का 32 होता है, सल्फर का 32 होता है। चलो तो डिवाइड करते हैं, तो ध्यान से देखना, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 3.22 के आसपास आएगा, ये तो 9.7 ही रहेगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास 1.59, ठीक है, ये 1.59 आ गया, 1.59 डिवाइड कर लेना, है ना, 1.59 आया, कितना आया 1.59। अब जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड करो, तो सबसे छोटा तो 1.59 है, सबसे छोटा तो 1.59 है, तो ये 1.59 से डिवाइड किया, फिर इसको भी 1.59 से डिवाइड किया, इसको भी 1.59 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आगे क्या आ रहा है, देखो ये मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, देखो क्या क्या आ रहा है,
कार्बन में 3.22 डिवाइड बाई 1.59, तो ये समथिंग 2 के आसपास आएगा ना, अप्रॉक्स कर देना 2 के आसपास। हाइड्रोजन किसके आसपास, 1 के आसपास, 1 ही हो गया ना, वो तो कट गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ कटा है, सॉरी हाइड्रोजन का क्या होगा 9.7 अपॉन 1.59 ना, तो ये आएगा तुम्हारा 6 के आसपास आ रहा है, 6, ठीक है। और जो सल्फर है वो कितना आएगा, सल्फर किसके रेशियो में आएगा 1, सल्फर तो कट गया ना, देखो 1.59, ये 1.59 से डिवाइड किए तो कट गया। अच्छा अब ध्यान से देखना, जो रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर का क्या हुआ, ये हुआ है 2:6:1, मतलब C2H6S, ये फॉर्मूला हो रहा है। अब ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, C2H6S, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखना, अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, देखो ऊपर आओ, ये देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपके पास आ गया, अब n निकालो। n तो n कैसे निकालोगे, n यहाँ से सीधे लिखोगे n ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही तो करोगे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला में, देखो वेट कितना दिया है, ये कितना दिया है वेट देख लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट जो है इसका ये 186 दिया है, ठीक है 186 दिया है, ठीक है भाई। तो 186 अगर दिया है, निकालते हैं 186, तो यहाँ पर से आ जाएगा आपके पास मोल 186 डिवाइडेड बाई 186 इसका वेट है जो हमको निकालना है, अपने को थोड़ी पता उसका फॉर्मूला, तो 186 है। इसका कितना आ रहा है वेट, इसका आ रहा है सर 12 C2 है ना, इसका कितना आएगा, एक कार्बन का है होता है 12, तो ये हो गया 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 और 32 62, तो ये 62 आ रहा है सर। तो n की वैल्यू सर यहाँ से 3 आ रही है, n की वैल्यू तो 3 आ रही है। अच्छा यदि n की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब जो फॉर्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है तेरा C2H6S, तो इसमें 3 का जैसे ही तू मल्टीप्लाई करेगा, इसमें तू जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेगा, देख तेरे पास क्या आ रहा है, तेरे पास आ जाएगा C6 और ये हो जाएगा H18 और S3, ये कहाँ पे आ रहा है देख ले, ये किस पे आ रहा है C6H18S3, C6H, ये ले पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा तो ये तो इसका प्रोसेस था, ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन इसमें एक मक्कारी वाला तरीका भी है। मक्कारी वाला तरीका क्या है देखना यार, ये बोल रहा है ना कंपाउंड का जो वेट है वो 186 ग्राम है ना, SH जो कंपाउंड का वेट है वो 186 ग्राम है। तो यार अगर 186 ग्राम है तो देख लेना इसमें से 186 किसका हो रहा है, वेट किसका हो रहा है ABCD में। तो यहाँ देख इसमें देख, तो ये हो जाएगा 12, एक कार्बन का 12, तो 12 दूनी 24, 24 6 30, 30 और 32 नहीं हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा यहाँ देख ले 12 3 36, एक कार्बन का 12 होता है ना, तो 12 3 36, 36 और एक हाइड्रोजन का 9, तो 36 और 9 45, 45 और सल्फर का 32, तो ये 45 प्लस 32, ये भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। ये कितना हो रहा है, एक कार्बन का 12, 12 3 36। अच्छा दो ऑप्शन एक ही जैसे लिख दिया हूँ क्या मैं, C3H18S3, देख 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 C3, अच्छा 33H C6 है, ठीक ठीक इसका कर ले कैलकुलेट। तो 12 3 36 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो 18 हाइड्रोजन का प्लस 32 गुणा 3, तो ये तेरा कितना होगा 32 तिया 30 तिया 90, 2 तिया 106, 106 और नहीं हो रहा है, ये 180 नहीं होगा ना, 180 नहीं होगा, 186 नहीं होगा, 186 नहीं होगा। तो 186 सिर्फ यही हो रहा है, कैलकुलेट करके देख लो। तो बिना सॉल्व किए इसका आंसर 186 आ जाता, मतलब ए आ जाता ना ऑप्शन। हाँ बढ़िया, चल अब अगला टॉपिक देख ले, परसेंटेज ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का क्या परसेंटेज है, बस वही है, तात्पर्य कुछ नहीं, सवाल के माध्यम से समझेंगे, सवाल के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन कंपोजिशन ऑफ एटम इन अ गिवन मॉलिक्यूल। कंपोजिशन पे बस डिपेंड करेगा, कुछ नहीं है। अब सवाल बनाओगे तो हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, बहुत सिंपल है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया क्या होगा, देखो यहां से फॉर्मूला है आपके पास मास ऑफ एलिमेंट, कार्बन का मास कितना होता है 12, ठीक है। नीचे क्या है मास ऑफ कंपाउंड NH2CO NH2, इसका मास कितना आएगा, चलो निकालते हैं। NH2 नाइट्रोजन का कितना होता है, अरे यार देख नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन तो 2 है, तो 14 गुणा 2 हो गया, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, ठीक है।
जादू हो जा रहा है। एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये। हाइड्रोजन कितना है, एक 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 × 4, 4 हाइड्रोजन है ना। एक कार्बन का कितना होता है देख, 12, कार्बन एक ही है। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो देख क्या आ रहा है तेरे पास 14 × 2 28 प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 12 है ना, और ये हो जाएगा 16। इसमें तो कुछ है ही नहीं 16, तो जोड़ो क्या हो रहा है, सबको जोड़ दे भाई। तो तू जोड़ेगा तो 8 4 12, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20 का शून्य यहाँ से लाए 2 2 2 4 4 1 5 और 1 6, 60 आ रहा है देख, 60 आ रहा है ना। अरे यार 14 और 14 28, 28 और 4 32, 32 और 12 44, 44 और 16 60, बहुत सही है। तो 60 आ गया, तो नीचे क्या आ जाएगा 60 × 100, बस ले हो गया सॉल्व। इसको तो सॉल्व कर ही लेगा। अबे यार मास ऑफ एलिमेंट 12 था, मास ऑफ कंपाउंड 60 था, तू गुणा कर दे 100 से, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5 और 5 ये 20 बार, तो आंसर क्या हो गया 20। ले ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बस इतना ही सिंपल होता है, नहीं है इसमें 3 बात। इसके बाद है कंसंट्रेशन टर्म्स। अच्छा कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी है, ये सब सारी चीजें हैं ना, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सारी चीजें हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब हम लोग कब डिस्कस करेंगे, जब हम लोग सोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी क्वेश्चन ही बनाएंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। चलो तो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखो एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ पहले, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, एक रिएक्शन है 3A + 2B, ये आपको बना के दे रहा है मान लो 5C + 3D, ठीक है। ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई रिएक्शन एकदम सिंपल। तो ये क्या हो गया मेरा, ये तो रिएक्टेंट हो गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्टेंट है। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब A और B रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं C और D, A और B रिएक्ट कर रहे हैं और C और D बना रहे हैं, ठीक है। अब A और B में जो पहले खत्म होगा, मतलब जो पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पूरा धीरे 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 टूट टूट के उन लोग प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, A B रिएक्ट हो रहा है और A और B रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो पहले खत्म होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। बस बहुत सिंपल है, द रिएजेंट या द रिएक्टेंट which disappears first, which disappears first is limiting reagent, LR, ठीक है। तो इसको याद रखना आपको। अब इसको अगर आपको याद रखना है तो मैं इसको आपके लिए डब्बा बना देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ अपने स्टाइल से। तो ये चीज को आपको याद रखना है, द रिएक्टेंट विच डिसअपियर्स फर्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट, जो पहले खत्म होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जो पहले खत्म हो रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो आपको पता चल गया। अब खत्म हो रहा है ये पता लगाना भी तो पड़ेगा ना, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है पता भी तो लगाना पड़ेगा। तो चलो इसके लिए जादू देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इस रिएक्शन को मैं लिखता हूँ 3A + 2B, ये आपको क्या बना के दे रहा है 5C + 3D, ये कोई रिएक्शन थी। अब ध्यान से समझना, T = 0 पे मान लो इसके 10 मोल दिए हैं, इसके 5 मोल दिए हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करना, ये रिएक्शन दी होगी है ना, रिएक्शन दी होगी। अब इसमें जो रिएक्टेंट है A और B जो है ना, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना, किसको किसको किसको, जो मोल उसका दिया है। तो T = 0 पे इसके 10 मोल दिए, इसके 5 मोल है ना। स्टार्टिंग में रिएक्शन हो रही है तो भाई A और B के कुछ ना कुछ मोल होंगे ना, वही तो है। A के कितने मोल दिए हैं 10 मोल, B के कितने मोल दिए हैं 5 मोल। अब क्या करना, यहाँ पर A का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कौन है, देखो A का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कौन है 3 है, B का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कौन है 2 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जानते हो ना, बैलेंस रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट होता है उसी को अपन स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं। अब यहाँ से आप डिवाइड करो, ठीक है, आप जनरली नहीं सिंपली डिवाइड करो। तो 10 ये गिवन मोल है, 10 डिवाइड कर दो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, कर दिए। 5 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, डिवाइड कर दो। 10 मोल दिया था, 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया। B के लिए 5 मोल गिवन था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, डिवाइड कर दिया। अब यहां पर जो छोटा होगा, जो वैल्यू छोटी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो वैल्यू छोटी होगी ना वही लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब छोटा कौन है, इसमें साफ साफ दिख रहा है 5/2 छोटा आएगा। अरे कर लेना ना भाई, 2.5 आएगा, 3.3 के आसपास आएगा, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यहां पर ये मेरा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब B
इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये भी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी बात मुझको पता चल गई। अब देखो आगे क्या करना है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी कैलकुलेशन है, क्योंकि लिखने वाला प्रोसीजर बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, ये 3a प्लस 2b, ये आपको क्या बना के दे रहा है 5c प्लस 3d। ये रिएक्शन है आपके पास। अब ध्यान से देखना, इसके कितने मोल दिए थे 10 मोल, इसके कितने मोल दिए थे 5 मोल। ठीक है, स्टार्टिंग में ये 0 होगा, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा ना, d/0 पे। अब आपको करना क्या है, देखो यहां पर आपको लिखना है 10 माइनस 3 टाइम्स x। अब ये x क्या है, x जो है x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब कौन कौन कितना कितना खत्म हो रहा है। ठीक है, कौन कौन कितना कितना खत्म हो रहा है। अब यहाँ जादू देखना, 10 माइनस 3x लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे 5 माइनस 2x, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 5x और यहाँ पर लिखोगे 3x। कैसे कैसे देखना भाई, 10 यहाँ दिया था 10, ठीक है, 5 यहाँ दिया था 5, यहाँ ये 0 था तो ये 5 कैसे आया, ये 0 था ये 3 कैसे आया। देखो क्या करना, यहाँ पर जो भी इसके दिए होंगे मोल, तो ये 10 मोल दिए थे, ठीक है 10 मोल दिए थे, ठीक है, इसमें से क्या कर देना माइनस कर देना उतने टाइम्स x, कितने टाइम जितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर 3 टाइम्स x, क्यों, क्योंकि 3 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखा 5 मोल दिए थे और उतने टाइम x माइनस करो जितना उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, x लगा दो। अब यहाँ पर ये कितना बना 5x, क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 था, और यहाँ पर ये कितना बना 3x। बस सिंपल है। उसके बाद आगे और जादू है, क्या जादू है देखना। ये लिखने के बाद आपको 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 क्या करना है, देखो अगले स्टेप पे बताते हैं। फिर से रिएक्शन लिखो, 3a प्लस 2b से आप क्या बना रहे हो 5c प्लस 3d, ये आप बना रहे हो। अब इसका 10 मोल दिया था, इसका 5 मोल दिया था, इसका कितना 0 0 शुरू में, फिर क्या किया मैं 10 माइनस 3x, ठीक है, फिर मैं इसके लिए क्या लिखूंगा 5 माइनस 2x, ठीक है, इसके लिए क्या लिखूंगा 5x, इसके लिए क्या लिखूंगा 3x। अब ये तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट था, ये तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है ना, ये 5 माइनस 2x वाला, तो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा ना भाई, जो पहले खत्म होता है वही तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। हाँ सही बोल रहे हो सर। तो B इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर वो लिमिटिंग रिएजेंट है, सो जो तुम्हारा 5 माइनस 2x है ना, 5 माइनस 2x ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2x इक्वल टू 0 करोगे, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0 करोगे तो 5 इक्वल टू 2x, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 आ जाएगी, x की वैल्यू 5/2। अब इस x की वैल्यू को यहां पुट करोगे, तो जैसे ही पुट करोगे तो देखो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 3, x की वैल्यू क्या है 5/2, पुट कर दो। ये b वाला क्या हो जाएगा, b वाला ये a हो गया। चलो रिएक्शन फिर लिख देता हूं ऊपर में, है ना। रिएक्शन क्या थी 3a प्लस 2b, तो आप बना रहे हो 5c प्लस 3d, ये रिएक्शन थी आपके पास। अब ध्यान समझना, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3x, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास भाई, ये वाला हो जाएगा 0। क्यों क्यों 0, क्यों 0 आए 0, इसलिए क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, खत्म हो गया। यहां पर क्या लिख दो 5x और यहां पर क्या लिख दो 3x, बस। अब x के, अच्छा x लिखने क्या, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो ना सीधे। तो x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू थी 5/2 तो पुट कर दिए, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी 3/2 पुट कर दो, नहीं 5/2 ही था। चलो ये हुआ, बस अब आ गया आंसर। तो चलो एक तो सवाल करते हैं, सवाल करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो देखो पहले मैं सवाल लिख देता हूँ, ठीक है, सवाल लिखता हूँ। हाँ ये कहाँ गया, हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपके पास, when 7.8 ग्राम्स क्या C6H6, बोले तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, C6H6 इज एडेड विथ कितना 320 ग्राम, क्या 320 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 320 ग्राम है ऑक्सीजन का। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP, प्रोड्यूस्ड एट STP, ये है सवाल आपका। चलो तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन देखो क्या है, बेंजीन है, ठीक है C6H6 प्लस रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा, बेंजीन को जला रहे हो, हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो, बड़े हो गए ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O, तो ये आप रिएक्शन लिख दिए, CO2 प्लस H2O। सबसे पहली बात रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ पर 1 है, 6 लगा दो। फिर हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो एक काम करो यहाँ पर 3 लगा दो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 3 तो 15, तो 15 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 15 लगा दो। चलो लेकिन 15 से तो 30 हो जाएगा, तो 15/2 कर दो। अब मोल्स कितने कितने दिए हैं लिखो भाई, T=0 पे कितने कितने मोल दिए हूँ मैं, T=0 पे इसका मोल दिया है क्या, देखो बेंजीन का। सर मोल तो नहीं दिया है, 7.8 ग्राम दिया है, लेकिन ठीक है ना, मत दो। मोल का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता था चच्चा, भूल गए क्या, हाँ यही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7.8 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, C6H6 का। C6H6 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आएगा 78, कैसे, अरे 12 छक्के 72, 12 गुणा 6 प्लस 1 × 6, एक हाइड्रोजन का 1 और एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का 72 और 6 हाइड्रोजन का 6, तो 72 और 6 78, ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। तो यहाँ पर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, इसके मॉलिक्यूलर वेट, तो 78 आ रहा है, ठीक है सर। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट और मोल बनाना है मेरे को अगर, तो क्या कितना दिया है इसका, देखो ऑक्सीजन का कितना दिया है, ऑक्सीजन आपके पास 320 ग्राम है, तो 320 ग्राम गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32, O2 का 32। तो ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास कितना कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 0.1, ये आ रहा है आपके पास 10, देखो ना, अरे यार 10 बार में कट जाएगा, तो 10 आ गया। अच्छा अब यहाँ से जादू आपको क्या करना है, जादू ये है कि यार यहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स कैसे पहचानोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अरे बेंजीन का ले देख, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना आगे, तो 1 से डिवाइड कर दिया। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आएगा सर, इसको मैं डिवाइड करूंगा 15/2 से, किससे डिवाइड करूंगा 15/2 से। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू छोटू आएगी, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है मेरा, बेंजीन। C6H6 मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग होता है वो 0 करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम लिखेंगे कितने मोल दिए इसके, 0.1, इतना ही मोल है ना, तो 0.1 माइनस x, ये हुआ 0.1 माइनस x। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर हम लोग 10 माइनस क्या 15/2x। अब ये कैसे हुआ, 10 मोल दिए हैं इसके, देखो ये 10 मोल है ना, ये देख, ये 10 मोल आया था, ये 10 मोल आया था, यस सर 10 मोल आया था। मैं मोल लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ऊपर वाला मोल था ना, और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करके देखे थे, यही तो किए थे। तो देखो 10 मोल दिया था, तो 10 मोल लिखे, तो ये 10 हो गया, ये 10 लिख दिया। उसके बाद जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतने टाइम x को माइनस करना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था 15/2, तो क्या लिख दिया 10 माइनस 15/2x, ठीक है। इसके लिए क्या लिखूंगा 6CO2 था ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6x, और यहाँ पर 3H2 है ना, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ 3x। लो कोई दिक्कत, ये 6x और 3x। अब यहाँ पर से जादू आपको ये देखना है कि यार लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये है ना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है मेरा, बेंजीन है। तो बेंजीन अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट C6H6, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ध्यान से देखो 0.1 माइनस x को क्या करूंगा मैं 0 करूंगा, क्यों करूंगा, देखना भाई इधर देख, ये लिमिटिंग रिएजेंट का था ना, तो इसी को 0 करेगा, तो इसको तू 0 करेगा तो तेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, देख 0.1, बस यहाँ पर 0.1 पुट कर दे, तो ये तो 0 हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट था 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 15/2, x की वैल्यू कितनी है 0.1 कर देना जो भी आए, और यहाँ पर 6 इंटू क्या आ जाएगा 0.1, क्या आएगा 0.1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 0.1, ये आया। अब ध्यान दे, तेरे को पूछा क्या है, CO2 पूछा है ना, तो CO2 कितना बन रहा है, CO2 तो 6 इंटू 0.1 मतलब 0.6 बन रहा है, 0.6। अब बहुत सिंपल है, तो 0.6 मोल्स हैं किसके, CO2 के, मोल्स हैं किसके CO2 के 0.6। अब यहाँ पर ये पूछा क्या है, ये पूछा है वॉल्यूम ऑफ STP,
ना वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अब तुमको एक फॉर्मूला तुम्हारे मुंह पे मारता हूं जो तुमको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन क्या 22.4, यही था ना फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, 0.6 दिए हुए हैं, ठीक है सर, 0.6 दिए हुए हैं, ठीक है सर, दिए हुए हैं। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पता ही नहीं है मेरे को, तो इसको मैं भी मान लेता हूँ, और नीचे क्या है 22.4। तो यहाँ से अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम की वैल्यू चमकते हुए आपके पास क्या आ जाएगी, 0.6 इंटू 22.4, ठीक है, 0.6 इंटू 22.4। तो ये आप निकाल लेना कितना आ रही है, 13.44 लीटर, ये आपके पास आ रहा है। बस इतना सिंपल होता है। चलो एक और सवाल करना है क्या, एक और करेंगे सर, एक सर प्लीज सर, एक, हाँ सर एक करेंगे सर, करो। चलो एक सवाल और लिखता हूं, ठीक है, ठीक है, मैं रिएक्शन ही ले देता हूं, है ना, मैं रिएक्शन लिखता हूं। रिएक्शन आपके पास है 4 टाइम्स NH3 प्लस आपके पास होगा ये 5 टाइम्स O2, है ना, ये आपको क्या बना के दे रहा है, ये आपको बना के दे रहा है 4 टाइम्स NO प्लस ये आपके पास हो जाएगा 6 टाइम्स H2O, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। कितना कितना ग्राम दिया देखो मैं बताता हूँ, 34 ग्राम दिया है ये, ठीक, 34 ग्राम। ऑक्सीजन आपके पास कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन आपके पास 64 ग्राम दिया हुआ है, 64 ग्राम, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, NO गैस, इसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम कितना है, कितना ये बताना है। सवाल तो छोटा लिखा हूँ, मतलब अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और NO बना रहे हैं ना, तो उसमें आपको NO का वॉल्यूम बताना है। बहुत सिंपल है, चलो करते हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले मोल में बनाते हैं। गिवन वेट कितना है 34, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट NH3 का सर, NH3 का तो 17 आ रहा है सर, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 111 3 है ना, तो इसको 17 से डिवाइड किया। सर ऑक्सीजन का 64 दिया है सर, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट सर मैं कैसे निकालूंगा, मॉलिक्यूलर वेट सर अरे 32 होता है सर ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसके कितने मोल आ गए, कितने मोल आ गए सर, इसके 2 मोल्स, इसके कितने मोल आ रहे हैं सर, इसके भी 2 मोल आ रहे हैं, इसके भी 2 मोल, ठीक है। अब यहाँ पर से जादू है, क्या जादू है देखो, रिएक्शन को पहले लिख देते हैं एक बार, है ना, 4NH3 प्लस 5O2 से आप क्या बना रहे हो, 4NH3 प्लस 5O2 से आप 4NO और आप बना रहे हो क्या 6H2O प्लस 6H2O। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आप सीख गए हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, कितने कितने मोल दिए हैं, इसके 2 मोल्स हैं T=0 पे, इसके 2 मोल्स हैं, इसके भी 2 मोल्स हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, छोटा कौन है, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 बाई क्या करोगे 4, अरे 4 का, अरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है ना, हाँ, यहाँ पर क्या करोगे 2 बाई 5, यहाँ पर अरे कुछ नहीं, अभी नहीं, लिमिटिंग निकालते हैं। तो लिमिटिंग देखो कौन हो रहा है सर, लिमिटिंग तो 2/4 और 2/5, तो ये आएगा 1/2 और ये आएगा क्या 0.5। तो ये लिमिटिंग हो रहा है, देखो ये छोटा है, ये छोटा है ना, तो लिमिटिंग कौन हो गया इस बार, ऑक्सीजन लिमिटिंग हो गया। अब अगर सॉरी फिर से सॉरी, अब यदि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले 4 माइनस ना 2 माइनस 4x, जो भी उसका कोएफिशिएंट है उतने टाइम्स माइनस, यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 माइनस कोएफिशिएंट क्या है 5x, ठीक है। 2 मोल दिया था, 2 माइनस 4x किस लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 टाइम्स x, यहाँ पर क्या किया मैं 5x, क्यों, क्योंकि इसका कितना है कोएफिशिएंट 5 और 5 टाइम्स x, बस ये क्या होगा, ये हो जाएगा सर 4x और ये सर ये हो जाएगा सर 6x। बस अब देखो लिमिटिंग कौन था, ये लिमिटिंग है ना, 2 माइनस 5x लिमिटिंग है, तो 2 माइनस 5x मेरा लिमिटिंग है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, लिमिटिंग है ना ये। तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वल टू क्या आ गया 5x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2/5, देखो x की वैल्यू 2/5, बस पटको यहाँ। तो यहाँ पर जैसे ही पटकोगे तो ये क्या आ जाएगा, अच्छा इसमें पटकने की जरूरत भी नहीं, पता है क्यों, क्योंकि आपको तो इससे काम है ना 4x का, क्यों, क्योंकि यार NO के बारे में पूछ रहा है, तो चलो ठीक है यहीं पे पटकते हैं। तो 4x की वैल्यू क्या है, 4x की वैल्यू है सर 2/5, तो कितना आ गया सर, सर ये मेरे पास आ जा रहा है 8/5, ठीक है 8/5, ये किसके मोल्स ऑफ NO, इसके मोल आ गए 8/5। तो यार 8/5 अगर इसका मोल आ गया, मेरे से पूछा क्या है, देख मेरे से वॉल्यूम पूछा है ना, तो मैं फिर फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम एट एसटीपी
और नीचे क्या आ जाता है 22.4। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा देख क्या हो रहा है, इसको अगर आगे सॉल्व करता हूं मैं तो देख मेरे पास क्या आएगा, कितना है मोल कितना दिया है सर, मोल तो 8/5 है, तो ये 8/5 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम कितना है एसटीपी पे पता नहीं है, वही तो निकालना है, वॉल्यूम को भी मान लो। नीचे क्या आ गया 22.4, तो यहाँ से यार आप वॉल्यूम निकालोगे, आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 8/5 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। कैलकुलेट कर लेना, आंसर कमेंट करना, कमेंट करो कमेंट, ठीक है। बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, सवाल भी बना लोगे लिमिटिंग का। कोई डाउट होगा फिर भी तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना और क्या करना है भाई, मुस्कुराते भी रहना। राधे राधे।